हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 13, जिसमें आज़ाद व्यक्ति के हित में संपत्ति के अंतरण को बताया गया है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 जो संपत्ति अंतरण की परिभाषा देती है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को या किसी एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्तियों को या किसी एक जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं और अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति के हस्तांतरण की क्रिया को संपत्ति अंतरण कहा जाता है। तो अगर हम धारा 5 के अनुसार देखें तो संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति के माध्यम से एक जीवित व्यक्ति के लिए ही अंतरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो वसीयत के माध्यम से जो संपत्ति का अंतरण होता है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि संपत्ति अंतरण की परिभाषाओं के अंतर्गत हमने देखा था कि लिखत से आवसीयति लिखत अभिप्रेत है, अर्थात यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो वसीयत है उसको लिखत या इंस्ट्रूमेंट ही नहीं माना जाता। दूसरी ओर जो पारिवारिक विधियों के अंतर्गत संपत्तियों का विभाजन होता है या संपत्तियों का अंतरण होता है, उस पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रभाव नहीं डालता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि संपत्ति अंतरण का संव्यवहार जीवित व्यक्तियों से जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। लेकिन यहाँ पर धारा 13 को अगर हम देखते हैं तो धारा 13 यहाँ पर कहती है आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण। यहाँ पर जो संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, यहाँ पर जो संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, यह अंतरण किसके लिए किया जा रहा है? एक आजाद व्यक्ति के लिए, एक अजन्मे व्यक्ति के लिए, अभी जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वह जीवित व्यक्ति में कैसे आ सकता है? लीगल पर्सन तो जीवित व्यक्ति में हमने माना है। जो वैधिक व्यक्तित्व हैं, जैसे कि कंपनी या अन्य जो निगम है ना, तो उनको तो हमने जीवित व्यक्ति के अंतर्गत माना है। लेकिन यहाँ पर अजन्मा व्यक्ति है ना, ये जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कैसे हम मान सकते हैं? अब यहाँ पर यदि हम ये कहें कि जो अजन्मा व्यक्ति है, जब वह जन्म ले ले, है ना, जैसे ही इसका जो है जन्म हो जाए तो उससे संपत्ति का अंतरण कर दिया जाए। यदि हम ऐसा कहते हैं कि इसका जन्म हो जाए तब जो है तो संपत्ति का अंतरण किया जाए, तब तो वो धारा 5 में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने जन्म लिया वह यहाँ पर जीवित व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि उसके लिए संपत्ति का अंतरण तब नहीं करेंगे जब उसका जन्म हो जाएगा, बल्कि संपत्ति का अंतरण उसके लिए हम आज कर रहे हैं, है ना, जबकि उसका अभी जन्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा 13 जो है ये धारा 5 का एक अपवाद है।
धारा 5 का जो है एक अपवाद के रूप में हम इसे देख सकते हैं, है ना। अपवाद क्या होता है? जो सामान्य सिद्धांत के विपरीत प्रावधान करते हैं वह अपवाद कहलाते हैं। तो सामान्य सिद्धांत क्या है कि संपत्तियों का अंतरण जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को अंतरण। सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि किसी संपत्ति का जो हस्तांतरण है वह एक जीवित व्यक्ति से किसी अन्य जीवित व्यक्ति को। तो यहां पर धारा 13 कह रही है कि अजन्मे के लिए, अर्थात धारा 13 धारा 5 का एक प्रकार से अपवाद प्रस्तुत करती है। क्लियर? अब चूंकि धारा 13 में अजन्मे के लिए संपत्ति के अंतरण का प्रावधान किया गया है, तो देखते हैं किस प्रकार से ये अजन्मे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जाता है ना। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर धारा 13 कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के लिए संपत्ति का अंतरण। तो यहां पर मान लीजिए ये जो है आपके आकाश है ना। आकाश का ये खेत है ना, और आकाश जो है इस खेत के लिए है ना श्याम के जो है तो कहना चाहिए कि होने वाले, अभी हुआ नहीं है ना, होने वाले जो भविष्य में होगा। अभी तो इसके पास जो है तो कोई संतान नहीं है ना, लेकिन जो अजन्मा है, अभी जन्मा नहीं है, ऐसे अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए अंतरित करना चाहता है। यहां पर आकाश कहता है कि मैं अपना खेत श्याम के होने वाले बच्चे के लिए, अभी हुआ नहीं है ना, जो श्याम का जो है बड़ा बच्चा पैदा होगा है ना, बड़ा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है, अजन्मा है, ऐसे बड़े बच्चे के हित में जो है ये खेत ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो धारा 13 कहती है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धारा 13 क्या कहती है कि ऐसा ट्रांसफर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन यहां पर धारा 13 के द्वारा लगाई गई। धारा 13 के द्वारा यहां पर दो कंडीशन लगाई गई हैं, जिनके तहत यहां पर आकाश के द्वारा इस खेत का अंतरण श्याम के अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए जो है तो अंतरित किया जा सकता है। वो कौन कौन सी दो शर्तें हैं? तो यहां पर पहली जो शर्त है वो ये है कि प्रायर इंटरेस्ट यहां पर जो है तो आकाश को बनाना पड़ेगा, एक पूर्व के हित आकाश को जो है तो बनाना पड़ेगा। पूर्व हित यहां पर जो है तो आकाश को बनाना पड़ेगा। पूर्व हित अर्थात जिसके पास जो है ये संपत्ति जो है आज अंतरित की जाएगी। हालांकि अंतरित किसके नाम से की जा रही? श्याम के वरिष्ठ पुत्र के नाम से। लेकिन जब तक कि श्याम का वरिष्ठ पुत्र जो है तो कहना चाहिए कि जन्म नहीं ले लेता, अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक ये संपत्ति किसके पास रहेगी, है ना। तो बीच में जो मध्यवर्ती यहाँ पर जो है तो
उस संपत्ति को धारित करेगा, उसके लिए कहा जाता है पूर्विक हित या प्रायर इंटरेस्ट। तो यहां पर मान लीजिए ये जो है महेंद्र को जो है पूर्विक हित बना दिया कि ये खेत जो है महेंद्र के जीवन काल तक के लिए है ना, उसके बाद जो है तो कहना चाहिए कि सचिन के जीवन काल के लिए है ना, और यदि सचिन भी निपट जाते हैं, सचिन भी जो है तो सचिन की भी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर मनीष के जीवन काल तक के लिए, और जो है तो कहना चाहिए कि इस प्रकार से जितने भी प्रायर इंटरेस्ट या पूर्विक हित बनाना चाहें बना सकते हैं, है ना। यहां पर प्रश्न उठता है कि प्रायर इंटरेस्ट या पूर्विक हित कितने बना सकते हैं, तो कह रहा कि कितने भी बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने प्रायर इंटरेस्ट बनाना चाहो, जितने पूर्विक हित बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितने भी प्रायर इंटरेस्ट आप बनाना चाहते हो, जितने भी पूर्विक हित आप बनाना चाहते हो, वो सभी के सभी प्रायर इंटरेस्ट सभी के सभी पूर्विक हित आज की डेट में जीवित होने चाहिए। सारे के सारे पूर्विक हित जो आप बनाना चाहते हो, वो पूर्विक हित आज की डेट में जीवित होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर जितने भी पूर्विक हित बनाना चाहो वो पूर्विक हित बना सकते हो। ठीक, पहली चीज है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी यहां पर आकाश के द्वारा श्याम के अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, जिस भी संपत्ति का यहां पर अंतरण किया जा रहा है, उस संपत्ति के संपूर्ण हित या इसको हम कहें कि संपूर्ण अवशिष्ट हित, है ना, जो भी उसके पास जो है तो कहना चाहिए कि यहाँ पर हित हैं, वो सारे के सारे संपूर्ण हित जो है तो अंतरित करना पड़ेंगे, है ना। अर्थात जो जो अधिकार इस खेत के संदर्भ में आकाश के हैं, वो सारे अधिकार यहाँ पर श्याम के अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए अंतरित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकाश ने कहा कि हम श्याम के अजन्मे बच्चे के लिए 5 साल के लिए ये खेत जो है तो ट्रांसफर करते हैं। नहीं, लिमिट नहीं, यहाँ पर पूर्णतः वह खेत ट्रांसफर करना होगा, सारे अधिकार ट्रांसफर करने होंगे, है ना। यहाँ पर जो भी आकाश के हित हैं इस खेत के संदर्भ में, वो सारे के सारे श्याम के अजन्मे वरिष्ठ पुत्र को ट्रांसफर करने होंगे, अंतरित करने होंगे। क्लियर? यहां पर जो है आकाश ये नहीं कह सकता कि इस खेत से जो है तो 50% जो है आय हम रखेंगे या 50% आय किसी अन्य को दे देना, है ना। बाकी संव्यवहार में ये कंडीशन लगाई जा सकती है ना। इसके संदर्भ में हम लोग आय की संचयन के संदर्भ में जो है तो जो सिद्धांत दिया है 17-18 में वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अजन्मे के लिए जब अंतरण किया जाएगा तो ऐसी कोई कंडीशन, कोई शर्त यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पर सारे के सारे उस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी हित ऐसे अंतरक के हैं, वो यहाँ पर अजन्मे अंतर्ती के हित में ट्रांसफर करने होंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए, मान लीजिए आकाश कहते हैं कि हम श्याम के जो है अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए जो है ये खेत अंतरित करना चाह रहे हैं।
और उसके पश्चात जब श्याम का दूसरा पुत्र होगा, जब श्याम का क्या होगा, दूसरा पुत्र होगा, है ना, तो ये खेत जो है तो पहले तो इसको वरिष्ठ पुत्र को जाएगा और उसके बाद जब दूसरा पुत्र होगा तो ये दूसरे पुत्र को अंतिम रूप से चला जाएगा। तो यहां पर धारा 13 का सिद्धांत असफल हो जाएगा। क्यों असफल हो जाएगा? क्योंकि ये भी अभी जो है पहला पुत्र ही क्या है, अजन्मा है ना। तो यहां पर इसके लिए आप संपूर्ण हित ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप क्या कह रहे हैं, जब दूसरे का जन्म हो जाएगा तो दूसरे को चला जाएगा। तो यहां पर पहले के लिए ही अंतरण निष्फल हो जाएगा, दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं। ये प्रारंभता यहीं पर जो है तो कहना चाहिए कि शून्य हो जाएगा। ये संव्यवहार जो है प्रारंभता यहां पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए संपूर्ण हित ट्रांसफर करने हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन लगाई जाती है कि पहले प्रथम पुत्र को अजन्मे प्रथम पुत्र को जो है तो वरिष्ठ पुत्र को जो है तो संपत्ति जाएगी और जैसे ही दूसरे पुत्र का जन्म होगा तो दूसरे पुत्र को अंतिम रूप से चली जाएगी, ये सिद्धांत यहाँ पर क्या है, ये जो है तो कहना चाहिए प्रावधान क्या है, ऐसे हित के अंतरण को निष्फल कर देता है। यहाँ पर आप जो है इस दूसरे अंतरण को जो है तो कहना चाहिए कि यदि कहने दूसरे अंतरण की कंडीशन लगाते हैं तो पहला अंतरण शून्य हो जाएगा, है ना, दूसरा तो फिर शून्य है ही। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है ना, कि धारा 13 के अंतर्गत एक अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। यहाँ पर जो संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति के लिए किया जाएगा उसके लिए दो कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पूर्विक हित और दूसरा संपूर्ण हितों का अंतरण। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति के अजन्मे वरिष्ठ पुत्र के लिए संपत्ति का अंतरण करना चाह रहा है तो कर सकता है, लेकिन उसे जो है पूर्विक हित प्रायर इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे, है ना। और प्रायर इंटरेस्ट वह कितने भी बना सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बशर्ते ऐसा पूर्विक हित क्या हो, अंतरण की दिनांक को जीवित हो। ये अंतरण की दिनांक को जीवित नहीं है, इसलिए इसको पूर्विक इसके बीच का पूर्विक हित नहीं बना सकते, प्रायर इंटरेस्ट नहीं बना सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर इसके लिए बाकी लोगों को आप कितने भी जो है तो प्रायर इंटरेस्ट या पूर्विक हित बना सकते हैं, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर अंतरक के संपूर्ण हितों का अंतरण, इस संपत्ति के संदर्भ में अंतरक के जो भी हित हैं वो अजन्मे के लिए ट्रांसफर करने होंगे, वहां पर किसी अन्य को उससे संबंधित हित जो है तो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, है ना। जो भी इस संपत्ति से जुड़े हुए इसके हित हैं वो पहले ही अजन्मे व्यक्ति के लिए संपूर्ण रूप से जो है तो पूर्ण रूप से यहाँ पर ट्रांसफर करने होंगे। यदि इसके लिए जो है तो कंडीशन लगाई जाती है तो पहले ही अंतरण शून्य हो जाएगा, लेकिन अगर इसके लिए संपूर्ण हित दिए हैं और प्रायर इंटरेस्ट बनाया है तो ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सफल होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रायर इंटरेस्ट बनाए हैं ये क्या हैं, इस संपत्ति की देख रेख के लिए बनाए गए हैं, है ना। और यहां पर जैसे ही ये अजन्मा बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे ही ये अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है तत्काल, है ना, जैसे ही अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है तत्काल इसका इस संपत्ति में हित निहित हो जाता है ना। जैसे ही अजन्मा बच्चा जो है, अजन्मा व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो तत्काल जो है तो उसका हित ऐसी संपत्ति में निहित हो जाएगा।
अब यहाँ ये मायने नहीं रखता कि वह कितना जीवित रहा कितना नहीं रहा। मान लीजिए वह जीवित पैदा हुआ है ना, ये कंडीशन है, लेकिन कि जीवित पैदा होना चाहिए। यदि वह मृत पैदा हुआ तो उसका इस संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि यह जीवित पैदा होना चाहिए, है ना। अब यदि ये जीवित पैदा होता है ना, तो जैसे इसने जन्म लिया तत्काल इस संपत्ति में हित निहित हो जाता है। उसके बाद यदि मान लीजिए जीवित पैदा होने के बाद इसकी अगर बाद में जो है तो मृत्यु भी हो जाती है, तो इसके विधिक प्रतिनिधि, है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, विधिक प्रतिनिधि जो होंगे, उसके लिए यह संपत्ति चली जाएगी, है ना, उसके माता पिता के पास ये संपत्ति चली जाएगी। यदि ये जीवित पैदा हो गया है तो संपत्ति इसमें निहित हो गई है, और उसके 5 मिनट बाद भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ये संपत्ति इसके विधिक प्रतिनिधियों के पास, माता पिता के पास चली जाएगी। ठीक। एक चीज और यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इस बच्चे के जन्म लेने के लिए एक और कंडीशन है कि ये पूर्वखित अस्तित्व में रहना चाहिए। मैंने अभी कहा था कि पूर्वखित आप कितने भी बना सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000, 10,000, कितने भी पूर्वखित बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी आप प्रायर इंटरेस्ट या पूर्वखित बना सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर ये जो पूर्वखित हैं ये यहाँ पर इस अजन्मे बच्चे के जन्म लेने के समय अस्तित्व में होने चाहिए। अर्थात ये जो पूर्वखित हैं ये अंतरक और अंतर्ती के बीच की कड़ी है। वास्तव में प्रायर इंटरेस्ट जो है, पूर्वखित जो है, वो अंतरक और अंतर्ती के बीच की कड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अंतरक ने जिस दिन अंतरण किया उस दिन जो है तो ये संपत्ति से अलग हो गया। ठीक। और अंतर्ती अभी अस्तित्व में आया नहीं है, तो ये संपत्ति जो है तो इतने समय जब तक कि ये अजन्मा जन्म नहीं लेता, किसके पास रहेगी? इस प्रायर इंटरेस्ट के पास, पूर्वखित के पास। और ये कड़ी नहीं टूटना चाहिए, अर्थात यहाँ पर पूर्वखित अस्तित्व में होना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट या पूर्वखित जीवित होना चाहिए। यदि मान लीजिए 3 पूर्वखित बनाए तो इन 3 लोगों की मृत्यु के पूर्व इसका जन्म हो जाना चाहिए। और यदि यहाँ पर ये तीनों लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसका जन्म नहीं होता है तो ये जो संपत्ति का अंतरण है ये निष्फल हो जाएगा और वापस ये संपत्ति अंतरक के पास आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा कि ये पूर्वखित यदि समाप्त हो गया है और अजन्मे का जन्म नहीं हुआ है तो ये अंतरण निष्फल हो जाएगा और ये संपत्ति वापस से अंतरक के पास आ जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर पूर्वखित अस्तित्व में है और पूर्वखित के अस्तित्व के रहने के दौरान यदि अजन्मे व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो तत्काल उसके जन्म के साथ ही तत्काल ऐसे अजन्मे का उस संपत्ति में हित निहित हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धारा 13 के प्रावधानों के तहत किसी अजन्मे व्यक्ति के लिए भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।